के वीडियो में हम प्रकाशिक अभिक्रिया के चौथे चरण फॉस्फोरिलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। फॉस्फोरिलीकरण। जब सूर्य का प्रकाश जब क्लोरोफिल के अणुओं पर गिरता है तब प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने के पश्चात पर्णहरित क्लोरोफिल के अणु उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन्स मुक्त करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल के अणु के ऊपर गिरता है तो ये क्लोरोफिल के अणु उस सूर्य प्रकाश फोटोन की ऊर्जा को ग्रहण करके उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करते हैं। यह उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रवेश करते हैं, जहां इन इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा एटीपी का उपयोग करके एटीपी का संश्लेषण किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फॉस्फोरिलीकरण। फॉस्फोरिलीकरण दो प्रकार का होता है, चक्रीय व अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण, अब तक हमने कल प्रकाश तंत्र में पढ़ा था कि प्रकाश तंत्र प्रथम केवल चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में ही भाग लेता है, प्रकाश तंत्र द्वितीय चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में भाग नहीं लेता। तो प्रकाश तंत्र द्वितीय अभिक्रिया केंद्र P700 प्लस सहायक अणु 300 से 400। यह सहायक अणु सूर्य की उच्च ऊर्जा युक्त कणों फोटॉन्स की ऊर्जा क्वांटम को अवशोषित करके अभिक्रिया केंद्र को प्रदान करते हैं। यह अभिक्रिया केंद्र इन ऊर्जा को ग्रहण करने के पश्चात उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त करते हैं। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इनका क्या होता है? रोटेट। जब प्रकाश तंत्र प्रथम हो और P700 अभिक्रिया केंद्र हो तो वह चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण हो तो प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही FeS आयरन सल्फर प्रोटीन होता है। यह आयरन सल्फर प्रोटीन FeS इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने के पश्चात इन इलेक्ट्रॉन्स को फेराडॉक्सिन के पश्चात यह दो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम B6 के पश्चात यह इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F के पास प्रवाहित हो जाते हैं। जब यह इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के बीच इनका प्रवाह होता है तब रासायनिक परासरणी प्रक्रिया के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा प्लस एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के द्वारा एटीपी का संश्लेषण किया जाता है। इसके पश्चात यह इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन, जब इस इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा पूर्णतः खर्च हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो यह इलेक्ट्रॉन पुनः अभिक्रिया केंद्र P700 के पास लौट आते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स का पुनः अभिक्रिया केंद्र पर लोड होने के कारण एक चक्रीय इलेक्ट्रॉन का प्रभाव बनता है, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है? चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। अब हम अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण पढ़ते हैं। अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में प्रकाश तंत्र प्रथम व प्रकाश तंत्र द्वितीय दोनों भाग लेते हैं। प्रकाश तंत्र द्वितीय जब कार्य करे तो अभिक्रिया केंद्र P680 और सहायक वर्णक समूह। जब फोटोन की उच्च ऊर्जा युक्त फोटोन की क्वांटम ऊर्जा को सहायक अणु ग्रहण करके अभिक्रिया केंद्र P680 को देते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर फ्यूसाइटिन द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। जब हमने चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण पढ़ा था तो प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही आयरन सल्फर प्रोटीन था, लेकिन जब अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण हो और प्रकाश तंत्र द्वितीय कार्य करे तो प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? फ्यूसाइटिन। अब प्रकाश तंत्र द्वितीय के अलावा प्रकाश तंत्र द्वितीय में प्रकाश तंत्र प्रथम के अलावा एक प्रक्रिया और होती है, जल का प्रकाशिक अपघटन। जब इस प्रक्रिया में जल का प्रकाशिक अपघटन होता है तो 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन तथा ऑक्सीजन के अणु मुक्त होते हैं। अब यह प्रक्रिया प्रकाश तंत्र प्रथम में तो नहीं, लेकिन प्रकाश तंत्र द्वितीय में ही क्यों होती है? तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्यूसाइटिन द्वारा ग्रहण किए जाते हैं तो फ्यूसाइटिन से आगे यह इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन को प्रवाहित कर दिए जाते हैं। प्लास्टोक्विनोन यह एक प्रकार का कॉपर युक्त वर्णक होता है जो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कार्य करता है। यह 4 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पश्चात साइटोक्रोम B6 को प्रवाहित कर दिए जाते हैं। साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F
और साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन को प्रवाहित कर दिए जाते हैं। परंतु प्लास्टोसाइनिन आने के पश्चात अब होता ही है कि जब जल के प्रकाशिक अपघटन की प्रक्रिया होती है तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, यह 4 इलेक्ट्रॉन इन अभिक्रिया केंद्र में जो इलेक्ट्रॉन्स की हानि हुई थी उन इलेक्ट्रॉन की कमी को पूर्ण कर देते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं रहती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पुनः आज अभिक्रिया केंद्र के पश्चात नहीं लौटते हैं। यह 4 इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रोटेट हुए रहते हैं, यह इलेक्ट्रॉन्स P780 में प्रवेश कर जाते हैं। अब जब सूर्य की किरणें जब प्रकाश तंत्र द्वितीय पर गिरी होगी, उसी वक्त प्रकाश तंत्र प्रथम पर भी गिरी होगी, उसी वक्त इस अभिक्रिया केंद्र से भी इलेक्ट्रॉन्स मुक्त हुए होंगे, जिस वजह से यह इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। उन इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन्स P700 अभिक्रिया केंद्र के पास चले जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुनः फेरस सल्फर प्रोटीन के पश्चात के पश्चात यह इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन को आगे प्रवाहित कर दिया जाता है। अब इसके पश्चात फेरोडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन आने के पश्चात यह इलेक्ट्रॉन NADP एक प्रकार के रिड्यूस कोएंजाइम के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब इस 4 इलेक्ट्रॉनों के अलावा यह NADP जो जल के प्रकाशिक अपघटन से हाइड्रोजन अणु मुक्त हुए थे, उन हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेता है। यह रिड्यूस कोएंजाइम NADP 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके 2 अणु NADPH2 के निर्माण करता है। यह NADPH2 के अणु फिर CO2 अपचयन में रिड्यूस एजेंट के रूप में कार्य करते हैं तथा एनर्जी मुक्त करते हैं CO2 अपचयन के लिए। अब आप देख सकते हैं कि PS सेकंड के जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो पुनः PS सेकंड के पास नहीं आते हैं, इस वजह से इसको अचक्रीय फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। अब हम चक्रीय फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण के मध्य अंतर को पढ़ेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में मुख्यतः इनके मध्य अंतर ही पूछा जाता है। चक्रीय फास्फोरिलीकरण व अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में अंतर क्या होता है? तो अभी हमने इन दोनों को डायग्राम के द्वारा समझा था। अब जो आपने समझा उसी को मैंने लैंग्वेज में इन दोनों के मध्य अंतर को स्पष्ट किया। जो चक्रीय फास्फोरिलीकरण होता है उसमें के अंदर केवल व केवल कौन होता है? प्रकाश तंत्र प्रथम ही भाग लेता है, जबकि अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में प्रकाश तंत्र प्रथम व प्रकाश तंत्र द्वितीय दोनों भाग लेते हैं। चक्रीय फास्फोरिलीकरण में अभिक्रिया केंद्र P700 से निकले इलेक्ट्रॉन पुनः उसी स्थान पर आ जाते हैं, इसी कारण इसको क्या बोला जाता है? चक्रीय फास्फोरिलीकरण। जबकि अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में P680 प्रकाश तंत्र द्वितीय से निकले इलेक्ट्रॉन P700 प्रकाश तंत्र प्रथम के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं? ग्रहण कर लिए जाते हैं। अतः P680 में इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है? कमी। इन इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए H2O का प्रकाशिक अपघटन होता है। इस प्रकाशिक अपघटन द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन इस कमी को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। अतः ये क्या हो जाता है? अचक्रीय फास्फोरिलीकरण, क्योंकि इसके अंदर अभिक्रिया केंद्र मुख्य P600 से निकले इलेक्ट्रॉन पुनः P600 के पास नहीं आते हैं। इसके अतिरिक्त जब चक्रीय फास्फोरिलीकरण होता है, प्रकाश तंत्र प्रथम भाग लेता है, उसके अंदर प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, जबकि अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही फियोसाइटिक होता है। चक्रीय फास्फोरिलीकरण में H2O का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता है, जबकि अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। अब चक्रीय फास्फोरिलीकरण में जब जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता तो ऑक्सीजन भी मुक्त नहीं होती है, जबकि अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, अतः इसके अंदर ऑक्सीजन भी मुक्त होती है। जो चक्रीय फास्फोरिलीकरण होता है उसके अंदर NADPH2 का निर्माण नहीं होता है। हमने पढ़ा था कि NADPH2 के निर्माण के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के लिए क्या चाहिए? जल का प्रकाशिक अपघटन का होना अनिवार्य है। तो जब जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता तो NADPH2 का निर्माण भी नहीं होता है, जबकि जो अचक्रीय फास्फोरिलीकरण होता है उसके अंदर ATP व
NADPH2 दोनों का निर्माण होता है, जो पौधे की स्वांगीकारिक शक्ति होती है। इसी स्वांगीकारिक शक्ति का उपयोग CO2 अपचयन में पादप करते हैं। इसके अतिरिक्त जो चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण है उसके ऊपर DCMU का प्रभाव नहीं होता। यह DCMU डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया एक प्रकार का प्रकाश संश्लेषी विष होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर देता है। प्रकाश संश्लेषी विष। इस प्रकाश संश्लेषी विष DCMU का चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण पर कोई प्रभाव नहीं रहता, यह इसके प्रति असंवेदनशील होता है। जबकि जो चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण होता है वो DCMU के द्वारा प्रभावित होता है। इसके प्रभाव से NADPH2 का निर्माण रुक जाता है। आज तक इतना ही। कल के नेक्स्ट वीडियो में हम अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।